So now we've done characteristic line, we've done security market. ठीक है? Characteristic line is the relationship between excess stock returns of the market portfolio and excess stock return of your stock. जो भी आपका स्टॉक है उसके ऊपर, जिसके ऊपर आपने असाइनमेंट दी है। अच्छा, उसके बाद आते हैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन। सिक्योरिटी मार्केट लाइन हम लोगों ने कहा था कि सिक्योरिटी मार्केट लाइन इज योर कैपिटल, जो मॉडल हमने पढ़ा था, और उसमें हमने कहा था कि द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एनी सिक्योरिटी, लेट्स से BW, यहां पे BW की एग्जांपल है तो BW इज इक्वल टू RF व्हिच इज द रिस्क फ्री रेट, और जो हम लोगों ने कल देखा था कि रिस्क फ्री रेट कितना है पाकिस्तान में आजकल 13.7% का, ठीक, प्लस सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी, और सिस्टमैटिक रिस्क किससे आता है? बीटा, ठीक, ये सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी हो गया, बीटा इसका बीटा, ठीक है, BW हो गया। सो बीटा फॉर BW and this is the based on the systematic risk of the security, a premium, उसे कहा था a premium based on the systematic risk of the security। फिर ये प्रीमियम क्या है? हमने कहा ये प्रीमियम है वो रिटर्न जो कि मार्केट से, जो RF से ऊपर मार्केट देता है, ठीक है, यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द मार्केट माइनस RF, यानी RF से ऊपर जो मार्केट रिटर्न दे रहा है ये वो है। तो दिस इज आवर इक्वेशन। ये बात सबको याद है? यस सर। ये इक्वेशन सबको याद है? हां सर। ये इक्वेशन हम लोगों ने आपकी पढ़ा, ठीक है। फिर इसके ऊपर हम लोगों ने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट इंट्रिंसिक वैल्यू एंड ओवरऑल प्राइस। डू यू रिमेंबर द कांसेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू? यस सर। याद है? पिछले सेशन से, ठीक है, पिछले टर्म में we talked about intrinsic value, and what did we say? What is intrinsic value? क्या प्राइस होनी चाहिए? क्या प्राइस होनी चाहिए? ought to be, the price ought to be, कितनी प्राइस होनी चाहिए, ठीक है। और हम कहते हैं हम उसको बेस करते थे, कुछ वैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल करते थे। अब अगर ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स, तो स्टॉक की क्या प्राइस होनी चाहिए, ये किस बात पे डिपेंड करता है? व्हाट डज इट डिपेंड ऑन? मार्केट कैप पर, स्टॉक की मार्केट कैप पर, और स्टॉक की मार्केट कैप केडी डिविडेंड वगैरह पर, स्टॉक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जब उसके ड्यूरेशन पर डिपेंड करेगा ड्यूरेशन पर सर, जितना डिविडेंड पर, कि वो डिविडेंड कितने दे रहा है, और KE पर, ठीक है। डिविडेंड कितने दे रहा है, डिविडेंड वो कितने देगा, ये कैसे पता चलेगा? फ्यूचर डिविडेंड कैसे पता चलेगा? क्या ग्रोथ रेट 3, हाँ, तो हम लोग उसके लिए कुछ assumption इस्तेमाल करते हैं, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल को इस्तेमाल करते हैं, और उसमें 3 assumptions हमें पड़ी। कौन कौन सी? नो ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ, ग्रोथ फेजेस, याद है? ठीक है, इसके ऊपर कल क्विज भी है, और आज कोई कह रहा था आज भी क्विज ले लें, और अभी आपके हालात ये हैं कि कुछ याद नहीं है, ठीक है, तो क्विज के लिए इसको याद रखें क्योंकि क्विज इसी ओके। सो लेट्स मूव ऑन। ये सारी बातें आपको इसलिए रिवाइज करना है क्योंकि यहाँ पे इस्तेमाल होंगी, इस वजह से रिवाइज करना। ओके, लीजर मिलर एट BW इज आल्सो अटेम्प्टिंग टू डिटरमाइन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक। ये चाहती है कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड आउट करे। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक के लिए हमने कहा हमारे पास 3 किस्म के मॉडल हैं। देखते हैं लीजर मिलर कौन से मॉडल को प्रेफर कर रही है और कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर रही है। शी इज यूजिंग द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, वो इस्तेमाल कर रही है कांस्टेंट ग्रोथ। कांस्टेंट ग्रोथ का फार्मूला याद है किसी को? वैल्यू इक्वल्स डिविडेंड 1। अच्छा, पहले तो बताइए डिविडेंड 1 क्या चीज है? पहले साल तो आज पहला साल है, आज 0, पहला साल होगा कमिंग। ओके, सो डिविडेंड 1 डिवाइड बाय KE माइनस G, ठीक है। KE क्या है? डिस्काउंट रेट भी KE को बोलते हैं, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बोलते हैं, और इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इंटरेस्ट रेट तो उसका चल रहा है, ठीक है। ये सारे इसके नाम याद आ गए? याद आ गए? आगे जाएं, फॉर्मूला भी आपको लिख देता कि मसला ना हो। आगे चलिए। लीजा एस्टिमेट्स दैट द डिविडेंड नेक्स्ट पीरियड विल बी 0.5। ये क्या होगा? डिविडेंड नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट अगले साल, तो ये क्या बन गया? D1। तो D1 कितना हो गया आपके पास? 0.5 डिवाइड बाय
and that BW will grow at a constant rate of 5.8%. G5. G. So your G or the growth rate is 5.8%. Okay, ये भी समझ आ गई. The stock is currently selling for 15. ये क्या है? Seriously. Currently selling for 15. Market price. Current market value या current market price. ये current market price है. आपने ये क्या फाइंड आउट करना है? हमने दो चीजें फाइंड. What is the intrinsic value? इस नीचे वाली चीज को फिलहाल छोड़े, पहले इसको देखिए. What is the intrinsic value of the stock? आपने intrinsic value फाइंड आउट करना है. ठीक है? आपको ये जो आखिरी चीज गिवन है ये करंट मार्केट वैल्यू है. तो मैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक कैसे फाइंड आउट करूं? की भी नहीं है. के भी नहीं है. के नहीं है आपके पास? Yes. के क्या चीज है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा. Required rate of return. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. क्या आपने इससे पहले रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इसका फाइंड आउट किया था बीडब्ल्यू का? Yes sir, फाइंड किया. What is the required rate of return on the stock of Basket. basket holders? इसका 10.8 है. 10.8. तो के आपके पास कितना आ गया? 10.8. अब देखें, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में कहते थे कि के गिवन था ना हर जगह पे. कभी जब गिवन नहीं होता तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते थे के को? हमें वैल्यू गिवन होती थी, इसको सॉल्व कर देते थे वहां पे. तो वो क्या था, उसको क्या बोलते थे अपना? What do we used to call it? डेरिवेशन करते थे. What do we used to call it? किस चीज को? मैंने क्वेश्चन पूछा है क्या के अगर हमारे पास ना होता तो कैसे फाइंड आउट करते? तो अफनान ने कहा कि इसको हम लोग स्वैप कर लेते हैं. उसको किसको स्वैप करते हैं, क्या करते हैं? के माइनस जी को ऊपर लेके जाते, बी को नीचे लेके जाते और माइनस जी को इस साइड. लेकिन उस वक्त के को हमने क्या कहा था कि के क्या Discount चीज है? rate. डिस्काउंट ना, ना, रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ना वैल्यू ऑफ नो सॉरी कॉस्ट ऑफ Coupon rate. ना किसमें? वो तो bond कॉम्पोनेंट कहां से आएगा इसमें? वो तो ये है, लेकिन इस के को सब फाइंड आउट करते वक्त yield to maturity. ठीक है? वो सर इंटरपोलेशन इसके ऊपर कल क्विज होना था जो नहीं हो रहा, लेकिन हालात जो हैं आपके वो आपके सामने हैं. नहीं इसलिए नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि टाइम नहीं है. नहीं तो वो तो हमारे कहता अभी लोग क्विज. तो अभी जब क्विज लेते तो आप क्या करते? क्या करता है सर? हमारा तो वैसे भी नहीं दे रहा. हमारा का क्या है? सर क्यों मैं कुछ दूंगा सर? Then what about? दे दो. चल सर वो तो सब पेपर में हो जाएगा ना उधर. चल बाद में बात करते हैं. हमारा का केस थोड़ा हमारे इम्प्लीकेट अलग है. ओके अच्छा जी, ये हो गया. इसको सॉल्व करें. गिव मी द वैल्यू. 1 अच्छा इनटू है सर माइनस ये नीचे क्या है 10.8 इनटू है सर. के माइनस जी 10.8% माइनस 5.8%. तो 0.1 आता है सर 0.1. Come on, calculate. 10.8 minus 5 10. 0.8. मेरा तो 5 आ रहा 5 आया माशाल्लाह. एक का 10 आ रहा है, एक का 0.1 आ रहा है, एक का 5. 0.1 है आंसर ही 10. नहीं 4.9. अब मैं आपको बताता हूँ क्या. 10.8% माइनस 5.8%. 5% आ गया. 5%. 5% का मतलब क्या होता है? 0.05. So 0.5 divided by 0.05. 10. अब ये कौन कह रहा था 5, 14.9 और तो 0.1 से ये मल्टीप्लाई बाय 100. सही है? हो गया? क्लियर? So what is the intrinsic value of the stock? 10. सही है? अब जरा देखें, इससे पिछले चैप्टर तक हम लोग जब के इस्तेमाल करते थे तो हमें के पता नहीं था. हम लोग कहते के मिल जाएगा, के आपको गिवन होगा. अब आपको पता चला कि के कहां से आया? के कहां से आया? के यहां से आया, इस कैलकुलेशन, which is this calculation, which is security market. सही है? समझ आ गई के कहां से आया? ओके, के यहां से आया. के को हम पुट करते हैं वैल्यू करके. ठीक, वैल्यू हो गया. आपने वैल्यू कर दिया और आपके मुताबिक वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10 रुपए. लेकिन मार्केट में कितने का बिक रहा है? 15 का. एक चीज आपके हिसाब से 10 की होनी चाहिए, बिक रही है 15 की. सो इज इट ओवर और अंडर प्राइस? overpriced. Overpriced. Why? Because the value, because the current market value is more than the intrinsic value of the stock. Got the idea?
गॉट ये क्लास? ये बात क्लियर होगी? ये बात क्लियर होगी? Yes, sir. क्लास की बात क्लियर है? Yes. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको पता चल गया कि कोई चीज ओवर प्राइस्ड हो या अंडर प्राइस्ड हो तो उसका क्या मतलब है। समझ आ गई सबको? Yes, sir. ओके, इसको हम लोग ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड भी बोलते हैं। ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? दोनों टर्म्स क्लियर होगी? ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, ओवर प्राइस्ड, अंडर प्राइस्ड। कैलकुलेशन की आपको क्लियर होगी? लेट्स मूव ऑन। अब अगर कोई चीज ओवर प्राइस्ड या अंडर प्राइस्ड हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? ठीक है, अगर पिछले एग्जांपल में हमने कहा कि जो हमारा स्टॉक था वो ओवर वैल्यूड था, तो अगर वो ओवर वैल्यूड था तो ओवर द टाइम क्या होगा? ओवर प्राइस। प्राइस कम हो जाएगी। ठीक है, प्राइस कम हो जाएगी, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, उसकी प्राइस कम हो जाएगी, तो फिर वो इस सिक्योरिटी मार्केट लाइन पर वापस आ जाएगा। जो भी सिक्योरिटी ओवर प्राइस्ड हो वो यहां पर होगी। ओवर टाइम ये वापस जाएगी सिक्योरिटी मार्केट लाइन में। और अगर कोई भी सिक्योरिटी अंडर प्राइस्ड हो तो वो सिक्योरिटी मार्केट लाइन से ऊपर होगी एंड ओवर टाइम वो सिक्योरिटी मार्केट लाइन पे वापस आ जाएगी। ये तो इन दोनों को ऊपर नीचे होना चाहिए। इन दोनों को ऊपर नीचे होना चाहिए। ओके, अफनान कह रहा है कि सर इसको उधर होना चाहिए, उसको इधर होना चाहिए। सही कह रहे हैं अफनान? सही कह रहे हैं? अफनान कह रहा है, अफनान कह रहा है सही होगा। अब जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए। अगर कोई चीज सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए, और अगर कोई चीज ओवर प्राइस्ड है, इसका मतलब उसकी कीमत आपने उसकी कीमत मार्केट में ज्यादा है, उसकी कीमत मार्केट में ज्यादा है। ये आपके पास सिस्टमैटिक रिस्क है और इस तरफ आपके पास है रिक्वायर्ड रिटर्न। ठीक है, इस तरफ आपके पास है रिक्वायर्ड रिटर्न। ये रिक्वायर्ड रिटर्न आप लोगों ने यहां पर यूज किया था, याद है? यस सर। ठीक, ओके। अगर कोई चीज ओवर प्राइस है तो मैंने कहा कि वो यहां पर होनी चाहिए। अफनान कहते हैं इसको ऊपर उधर होना चाहिए, लाइन से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब अगर कोई चीज ओवर प्राइस होती है और उसकी प्राइस मार्केट के अंदर ज्यादा है और आप समझते हैं कि नहीं इसकी प्राइस कम होनी चाहिए थी, क्योंकि आपने एक केई के ऊपर, एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर उसको कैलकुलेशन किया तो आपके पास कोई वैल्यू आ गई। अब अगर इस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को मैं नीचे करता हूं तो वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अगर इस केई को मैं ज्यादा करता हूं तो वैल्यू कम होनी चाहिए। ये बात तो सबको पता है? इसे यहां से नजर आ रहा है इनवर्स रिलेशनशिप इसका है। ओके, अब अगर के जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, हमने इससे पहले क्या कहता है कि के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या इन्वेस्टर्स का रिक्वायर्ड रेट है जो कि इन्वेस्टर चाहता है कि उसको इस इन्वेस्टमेंट से मिले। ठीक है, यही कहा था ना, इस इन्वेस्टमेंट से उसको मिले। अब अगर कोई चीज मार्केट में ज्यादा है, उसका रेट ज्यादा है और आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कुछ परसेंटेज है, लेट्स से आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कुछ परसेंटेज है और आप चाहते हैं और उसकी प्राइस मार्केट में ज्यादा है, तो हमने कहा था कि डिमांड उसकी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और उसकी प्राइस कम होती जाएगी। जब उसकी प्राइस कम होगी तो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा जाएगा तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये चला जाएगा सिक्योरिटी मार्केट लाइन पे, जहां पे कि इसकी वैल्यू और इसकी करंट मार्केट वैल्यू दोनों सेम हो जाती है। ठीक, सेम इज द केस फॉर एनी स्टॉक व्हिच इज अंडर प्राइस्ड। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो दैट्स व्हाई ये इस तरह है। और जिस तरह हम समझ रहे हैं कि मतलब कोई चीज ओवर प्राइस्ड है तो वो ऊपर होनी चाहिए, उस तरह नहीं है, क्योंकि वो रिलेशनशिप इनवर्स है। ठीक है अपना? ठीक, याद आ गया? हो गया, क्लियर हो गया? इसलिए याद रखिएगा, अगर एग्जाम में ये आया तो जो ओवर प्राइस होगी वो लाइन से नीचे होगा, वो लाइन से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, और जो अंडर प्राइस होगा वो ऊपर होगा, वो वर्क के साथ साथ नीचे आएगा, और जो ओवर प्राइस है वो वर्क के साथ साथ ऊपर जाएगा। ठीक है, ये जो ऊपर जा रहा है ये प्राइस नहीं है, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। हमारे दिमाग में प्राइस का कॉन्सेप्ट है ना, तो हम कहते हैं प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है, नहीं, प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, प्राइस नीचे आएगी। ठीक, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऊपर।
क्लियर क्लियर हो गया क्लियर है क्लास Yes. क्लास इज दिस थिंग क्लियर Yes. ये क्लियर है तो मैं आगे जाऊं Yes. yes okay so now let's move on to the next topic which is supposedly the last topic of this chapter और इसके साथ इसमें यहाँ पर थोड़ी सी एक दो तीन चीजें और हैं जो कि हम लोगों ने स्लाइड्स में नहीं देखी जिसको अभी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं ओके बट बिफोर वी डू दैट लेट्स गो बैक टू द स्लाइड्स और ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट है इसको पढ़ लेते हैं एनोमलीज क्या होता है एनोमलीज ठीक है इनकी कोई एक्सप्लेनेशन एज सच नहीं होती ये कोई ऐसा फिनोमेना होता है जो कि नॉर्मल से हट के होता है मतलब नॉर्मल काम नहीं होता ठीक कोई नॉर्मल से हट के काम नहीं होता अब आप लोगों ने क्लास पेड सो अब आप लोगों ने पढ़ा कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न किस चीज पे डिपेंड करता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न किस चीज पे डिपेंड करता है रिस्क फ्री एंड प्लस a premium based on systematic risk ठीक है required rate of return बेस करता है RF पे प्लस a premium based on systematic risk of the security सही है ये पढ़ा ये पढ़ लिया हमने इसको कैलकुलेशन हमने सॉल्व भी किया सब कुछ किया अब वो कह रहा है कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि बड़े अजीब से होते हैं जिस तरह ये तीन एनोमलीज ये तीन क्या है ये तीन एनोमलीज है कि कहता है कैपिटल शैपिटल कुछ नहीं ये कैपिटल जो है वैसी है क्यों स्मॉल फर्म इफेक्ट जो फर्म छोटी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है मार्केट में होल्ड मार्केट में शेयर मार्केट हमारा दोबारा बोले क्या चीज है मार्केट में सर उनकी होल्ड इसका क्या मतलब है मतलब कि Sir, सर total share is market capitalization. उन्होंने कम शेयर्स ऑफर किए सर मार्केट या उनके कम नहीं। शेयर मतलब खरीदे गए। market में उसकी कितनी products जो मतलब नहीं total नहीं price of the total नहीं share. नहीं मार्केट शेयर Sir, नहीं मार्केट शेयर किस चीज का इस कंपनी का सर सर आप एक इंडस्ट्री है सर टेक्सटाइल उसमें एक कंपनी वो टेक्सटाइल की कितने परसेंट को नहीं the total price of the total shares. टोटल प्राइस ऑफ देयर टोटल शेयर्स थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें Sir, for example, अगर मेरी कंपनी है, I have 1000 shares each, एक 10 का हो गया ना 10 का 10 का, so मेरा market capitalization 10 लाख. अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं कि मार्केट में करंट मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या है एक स्टॉक की इस वक्त मार्केट के अंदर लेट्स से 50 है और टोटल शेयर्स आपके कितने हैं इसके साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है आप समझ आ गए Sir, so I was right. ठीक समझ आ गई Yes, sir. मार्केट कैपिटलाइजेशन सबको समझ आ गई Yes, sir. क्लास सबको समझ आ गई मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है मार्केट कैपिटलाइजेशन है करंट मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर ऑफ अ स्टॉक ठीक मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन क्लियर है अब वो कह रहा है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होती है उसका रिटर्न ऑन स्टॉक ज्यादा Small firm effect. इसको बोलते हैं स्मॉल फर्म इफेक्ट या साइज इफेक्ट स्मॉल फर्म या साइज इफेक्ट यानी जिस फर्म का साइज कम है यानी जो छोटी फर्म है किस लिहाज से छोटी फर्म है मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से उनका रिटर्न ऑन स्टॉक ज्यादा है बनिस्बत उस फर्म के जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है गॉट दिस आइडिया ऐसा क्यों? ऐसा क्यों अभी तो आपने बताया इसका कोई ये कुछ नहीं है इसका कुछ नहीं पता अभी क्यों बस ये है Real time जैसे होता है. तो होता है इसलिए तो बता रहा ठीक है होता है इसलिए तो बता रहा जी क्लास क्लियर हो गया साइज इफेक्ट स्मॉल फर्म इफेक्ट नेक्स्ट प्राइस अर्निंग इफेक्ट प्राइस अर्निंग क्या चीज है पेड़ प्राइस अर्निंग ये एक रेशो होती है प्राइस अर्निंग रेशो
जी क्लास प्राइस प्राइस अर्निंग रेशियो प्राइस अर्निंग रेशियो नहीं पता प्राइस अर्निंग रेशियो है प्राइस कौन सी करंट मार्केट वैल्यू ऑफ अ स्टॉक करंट मार्केट वैल्यू ऑफ अ स्टॉक डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर क्या होता है एक शेयर पर जितना डिविडेंड मिलता है उसको बोलते हैं डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड Dividend plus price of share. Increase in price of share. Profit नहीं। divided by share. प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर्स अर्निंग्स अर्निंग का मतलब होता है प्रॉफिट अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ठीक है ये ईपीएस है ये ईपीएस यहां पे आएगा प्राइस अर्निंग रेशियो है प्राइस करंट मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय ईपीएस आप समझ आ गई प्राइस अर्निंग रेशियो अब प्राइस अर्निंग रेशियो सबको क्लियर है Yes. ओके अच्छा अब वो क्या कहता है कि जिस फर्म की प्राइस अर्निंग रेशियो कम है जिस फर्म की प्राइस अर्निंग रेशियो कम है उसका रिटर्न ऑन स्टॉक ज्यादा होता है अब फिर ये अजीब सी बात है प्राइस अर्निंग कम है उसकी यानी करंट मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर ठीक है ये कम है लेकिन ऐसी फर्म का रिटर्न ऑन स्टॉक ज्यादा होता है क्यों होता है सर? क्यों होता है जैसे फूड आइटम में एक बर्गर मतलब 50 रुपए का मिलता है और 5 रुपए बेचते हैं स्मार्टफोन में इसका लिटरेचर अगर आप देखें अगर आप कोई थ्योरी देखें हो सकता है इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन हो कि हम दूसरी क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि शायद उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है वो छोटी फर्म है ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती है उनके पास काम करने को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं एक्सपेंसेस कम होती हैं there can be different reasons for that but once again something which is against this क्या उनके अगेंस्ट है ठीक है क्लियर हो गया ये भी यस सर ये लास्ट कौन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जनवरी इफेक्ट जनवरी को क्या होता है जनवरी में क्या होता है जनवरी में रिटर्न ज्यादा होता है क्यों? अब सुने 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 Year सुने दिन कम होते हैं। रिटर्न ज्यादा होता है सुने सुने अगर आप दिसंबर में स्टॉक खरीदे और जनवरी में बेचे इसको जनवरी इफेक्ट बोलते हैं दिसंबर में स्टॉक खरीदे और जनवरी में बेचे तो कितना एक महीना हो गया यस सर इसमें जो रिटर्न आएगा ना आपके पास रिटर्न वैसे होता क्या है यार एक डिविडेंड्स पैसे के ऊपर पैसे प्लस जो वो तो shares- है लेकिन हमने क्या पढ़ा है जो shares के ऊपर डिविडेंड प्लस चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय एक्चुअल पहले वाला प्राइस पहले वाला प्राइस टी माइनस यानी इसका मतलब ये हुआ कि दिसंबर में आपने कोई शेयर लिया अपने पास रखा एक महीने रखा जनवरी में आपने वो शेयर बेचा तो इसमें जो चेंज इन प्राइस होगा चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस प्राइस जिस प्राइस पे आपने खरीदा था ठीक है चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस प्राइस और साथ अगर कोई डिविडेंड मिला उसको जमा करते ये जो रिटर्न है ये ज्यादा होगा चाहे आप पूरे साल में जिस टाइम भी ये काम करें मतलब आप कहें मैं नवंबर में खरीदता हूँ दिसंबर में बेचता हूँ या आप कहें नहीं मैं सितंबर में खरीदता हूँ अक्टूबर में बेचता हूँ कहते हैं नहीं एक और ट्राई करते हैं जुलाई में खरीदता हूँ अगस्त में बेचता हूँ ये जितने भी आप ट्राई करें उन सब में से सबसे ज्यादा रिटर्न किसका होता है जनवरी सर ये सिर्फ यूएस के उसमें फाइनेंशियल ईयर हाँ ये नॉर्मलीज हैं इसको अगर आपने टेस्ट करना है तो आप पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में टेस्ट कर सकते हैं वो भी दिसंबर जनवरी में वहां पे भी हॉलिडे देखिए ये जो है इस तरह का एक वीकेंड इफेक्ट है Yes. वीकेंड यानी आप फ्राइडे को कोई शेयर खरीदे ब्लैक और मंडे को बेचे वीकेंड पे आ गया वीकेंड में यस इसका भी इफेक्ट आता है ये अच्छा क्यों आता है? हॉलीडेज आप हॉलीडे बताता हूँ एक पॉसिबल रीजन जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सही अगर आप कोई भी हॉलीडेज ईद हॉलीडेज हो गई क्रिसमस हॉलीडे हो गई कोई भी हो गई हॉलीडे से पहले खरीदे और हॉलीडे के बाद बेचे तो उसका भी रिटर्न ज्यादा आता है ये नॉर्मल रीजन है इसका रीजन क्या है इसका तो थोड़ा बहुत रीजन है इसका रीजन वो ये देते हैं कि दिसंबर में लोग क्या करते हैं छुट्टियां शॉपिंग शॉपिंग दिसंबर के एंड में जो है छुट्टियां आती हैं क्रिसमस वगैरह तो आपको शॉपिंग करनी पड़ती है गिफ्ट्स लेने पड़ते हैं खर्चे करने पड़ते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होते हैं कैश पैसे पैसों के लिए आपको क्या करना है इन्वेस्टमेंट सेल ऑफ
तो आप जब लोग एसेट्स बेचते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती है। अगर उस टाइम आप खरीद लें तो वैल्यू कम होती है ना, उसकी प्राइस कम होती है मार्केट। और जनवरी में लोग वापस आएंगे काम, जनवरी में वापस काम पे आएंगे, काम पे आएंगे, दोबारा एसेट्स खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, सारा काम शुरू करेंगे। उस वक्त प्राइस चली जाएगी नॉर्मल रूटीन वाला ऊपर, तो आपका रिटर्न जो है वो ज्यादा होगा। तो अगर जिन लोगों को जनवरी के बारे में पता है तो वो तो नहीं बेचेंगे। नहीं, मुझे नहीं पता, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एम्पिरिकल एविडेंस है कि हाँ ये होता है। ठीक है, अगर हम चेक करना चाहते हैं कि इस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये होता है कि नहीं, तो आप चेक करके देखें। रिटर्न फाइंड आउट करने का तरीका आपको बताया, आपने भी एग्जाम के लिए एग्जाम करो, असाइनमेंट के लिए फाइंड आउट करना है ना बीटा वाला, यस सर। तो साथ बीच में जनवरी इफेक्ट भी डाल के देखें। अभी फिर ईद इफेक्ट हाँ, ईद इफेक्ट भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पिछली ईद देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगली ईद तो दूर है। पिछली ईद देखें, उसमें देखें इफेक्ट क्या है। ईद से पहले वाले दिन देखें कैलेंडर में कौन सा दिन था, लास्ट वर्किंग डे ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। उस दिन शेयर्स लेने कोई 30, 20, 50, 100 जितने भी लेने, उनके प्राइसेस देख लें, और फिर ईद के बाद वाला पहला दिन, उस दिन एंड पे उसकी प्राइसेस देख लें, चेंज इन प्राइस फाइंड आउट करें, डिवाइड बाय प्रीवियस प्राइस, पता चल जाएगा। और फिर उसको किसी और टाइम के साथ चेक करके देखें, तो आपको पता चल जाएगा। ये अफनान और ये जो बुला रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग क्लास में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग YouTube पे एक्टिव है ना, सर मैं एक्टिव एक्टिव, लेकिन पढ़ती तो आप नहीं है क्लास में। नहीं सही होता है पढ़ती हूँ सर, जवाब तो दे रही हूँ ना। ओके, क्लियर क्लास? एनोमलीज क्लियर होगी? एनोमलीज क्लियर? एनोमलीज क्लियर? ओके। अब एक दो चीजें और हैं जो कि मैं चाह रहा था कि हम लोग डिस्कस कर लें बिफोर वी फिनिश ऑफ दिस चैप्टर। अदरवाइज दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड, ये चैप्टर खत्म हो चुका है, और आज आपको मेरे लिए असाइनमेंट भी करनी पड़ेगी कर जाते हैं। ठीक, ये वीडियो बंद कर नहीं, ये दो तीन चीजें जरा ये देखिए, आपको सिखा। ओके, व्हिच चैप्टर इज दिस? 5? यस So let's move on to chapter number 5. Okay, so let's move on to chapter number 5 and let's talk about these 2 or 3 things. हम लोगों ने जब सर ये हमने इसमें रिस्क एंड रिटर्न पढ़ा, पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न पढ़ा, फिर हमने इसका फिर बीटा पढ़ा, फिर आज हमने ये पढ़ा। हाँ ये पढ़ी। हाँ ये चीज़। अब इसमें एक चीज देखिए, हम लोग जब क्या में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने बात की थी एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट, याद है? यस सर। पहली एग्जम्पशन थी कि फाइनेंशियल मार्केट्स आर एफिशिएंट, और मैंने आपको उसका डेफिनेशन बता दी थी, लेकिन मैंने आपसे कहा कि इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी इसको ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन देखो एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट। एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट क्या है, या कोई सी मार्केट एफिशिएंट कब होती है? मार्केट एफिशिएंट तब होती है, या एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट उसको कहते हैं जिसमें जो प्राइसेस मार्केट में होती है, वो रिफ्लेक्ट करती हैं उस इंफॉर्मेशन को जो कि इन्वेस्टर्स या लोगों के पास है। यानी अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है किसी स्टॉक के बारे में, तो उसके मुताबिक आप उस स्टॉक को या खरीदेंगे या बेचेंगे। अगर आप खरीदेंगे तो उसकी प्राइस ज्यादा होती है, अगर आप बेचते हैं तो उसकी प्राइस कम होती है। यानी आपकी इंफॉर्मेशन की बेस पर प्राइसेस डिसाइड हो रही है, आपकी इंफॉर्मेशन की बेस पर प्राइसेस डिसाइड हो रही है। यानी प्राइस के अंदर इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होती है। यस सर। सही है? यस सर। एफिशिएंट मार्केट उसे बोलते हैं जहां पे करंट प्राइसेस फुली रिफ्लेक्ट ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो सारी की सारी यहां पर रिफ्लेक्ट। गॉट द आइडिया? इसमें 3 किस्म की एफिशिएंसी है, मार्केट 3 किस्म की एफिशिएंसी होती है। या तो हम लोग कहते हैं कि मार्केट वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी क्या होती है कि ऐसी मार्केट में जो इंफॉर्मेशन होती है जो कि रिफ्लेक्ट करती है प्राइसेस को, वो सारी की सारी हिस्टोरिकल सीक्वेंस है। यानी आपके पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं, आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि पहले क्या हो रहा है। पीएसओ का स्टॉक है, आप खरीदना चाह रहे हैं, तो आपको बताया कि पिछले साल क्या था, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, और उसकी बेसिस पर या उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर प्राइसेस डिसाइड हो रही है। तो अगर हिस्टोरिकल
इंफॉर्मेशन की बेसिस पर प्राइसेस डिसाइड हो तो उसको बोलते हैं वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। फिर इसके बाद थोड़ा सा इससे ऊपर लेवल इज सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। सेमी स्ट्रॉन्ग क्या है? सेमी स्ट्रॉन्ग ये है कि आपके पास पुरानी इंफॉर्मेशन तो है सारी किसी भी स्टॉक के बारे में, उसके साथ साथ आपके पास है पब्लिकली ऑल पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। अब पब्लिक इंफॉर्मेशन कौन सी है? जो इंफॉर्मेशन पब्लिक करती है ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले वो अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है, पब्लिक सबके लिए ओपन है, उसमें आपको पता चलता है कंपनी के बारे में क्या चीजें हैं क्या नहीं है, उसने पिछले साल क्या किया था, आगे कंपनी का क्या प्लान है, यानी वो प्लान जो वो सबको बताता है, सबको पब्लिक इंफॉर्मेशन। अब आपके पास वो इंफॉर्मेशन आती है तो आप उसके मुताबिक स्टॉक्स को खरीदते या बेचते हैं। तो पब्लिक इंफॉर्मेशन की बेस पर प्राइसेस डिसाइड होगी, ठीक है, इसको बोलेंगे सेमी स्ट्रॉन्ग। अब अगर कोई मार्केट स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है तो वहां पर ये हिस्टोरिकल भी होगी, पब्लिक भी होगी, लेकिन इसके साथ साथ प्राइवेट इंफॉर्मेशन। अब प्राइवेट इंफॉर्मेशन आपको कैसे पता चलती है? प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो इनसाइडर्स को खाली पता हो, इनसाइडर इंफॉर्मेशन। कंपनी हम लोग बात करें पीएसओ की, और पीएसओ एक बहुत बड़ी डील करने वाला है ईरान के साथ, और ईरान उसको सप्लाई करेगा ऑयल, ठीक है, पेट्रोल सप्लाई करेगा बहुत कम रेट्स के ऊपर, या चले रॉ, हाँ, जो मैनेजमेंट को सिर्फ पता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है और आपके पास वो इंफॉर्मेशन है तो वो रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी प्राइसेस के अंदर। अगर ऐसी मार्केट है कोई तो उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। गॉट इट? ये इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग हाँ होती है, इसी बेसिस पे होती है, ठीक है। अगर ऐसी, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग तब होती है जब औरों को पता ना हो ना। लेकिन सर फिर दूसरे बीच में, लेकिन अगर सबको पता है तो फिर तो सारे उसको खरीदना शुरू कर देंगे ना, लेकिन सर तो फिर तो प्राइस के अंदर रिफ्लेक्ट हो गई वो इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन इनसाइडर इंफॉर्मेशन की, लेकिन सबको पता है और वो प्राइस के अंदर रिफ्लेक्टेड है। लेकिन अगर खाली आपको पता है तो सिर्फ आप परचेज कर रहे हैं और कोई उसको बाय नहीं कर रहा है। सब कह रहे हैं कि ये बस तबाह दे, बस गरीब तबाह दे, गरीब तबाह दे, ठीक है। तो बस आप कहते हैं नहीं खरीदो, लेकिन आपको पता है कि यार एमिरेट्स भी आईए को खरीदने वाला है इनसाइडर, और आप उसके शेयर को बाय करते हैं तो उसकी प्राइस पे ऐसा इफेक्ट इंडिविजुअल का नहीं पड़ता, इंडिविजुअल की बाइंग का इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आपको पता है तो आप इनसाइडर ट्रेडिंग, आप इनसाइडर इंफॉर्मेशन की बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाकी तो नहीं कर रहे ना। बाकी के पास तो वो इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल है। पब्लिकली अवेलेबल क्या है? एनुअल रिपोर्ट है, उसके अंदर या ये जो है वो बस जैसे डील अनाउंस हो जाएगी तो फिर उसके बाद प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। अनाउंस हो जाएगी वो पब्लिक करेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आप सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। लेकिन अगर ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन सबके पास हो और वो उसकी प्राइस के अंदर रिफ्लेक्ट होती है, कोई ऐसी इकोनॉमी है या ऐसी मार्केट है जो डेवलप्ड मार्केट्स होती है उसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल रेडीली, उसमें ये जो चांस है ना, ये चांस इनसाइडर इंफॉर्मेशन ये बहुत थोड़ा होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, ठीक है। मतलब यूएस पार्लियामेंट 1 घंटा या 2 घंटा सबको इंफॉर्मेशन, हाँ, और 1 या 2 घंटे में सबको पता चल जाएगी। अगर इसमें आपने एक्ट कर लिया और खरीद लिया तो ठीक है, वेरी गुड। अदरवाइज सबको पता चल जाएगा, सब खरीदेंगे, प्राइस ऊपर चलती है, ठीक है। बस आपके पास इतना ही टाइम है, जो इंफॉर्मेशन मिलती है एक्ट, ठीक है, काम करें, खरीदें। क्लियर है? तीन चीजें भी क्लियर होगी क्लास? यस सर। आगे जाएं। सिंपल मतलब है कि पब्लिक जो इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करे, प्राइस कैलकुलेट करे, हाँ। वो मार्केट में सही हो तो मार्केट एफिशिएंसी। मार्केट एफिशिएंसी है नहीं, मार्केट एफिशिएंसी ये है, ये बात कौन सा वाला? ये एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट। एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट का ये मतलब है कि ये जो प्राइस है इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल है। ये प्राइस तब डिसाइड हो या ये प्राइस बताए वो इंफॉर्मेशन जो लोगों के पास है, या ये इंफॉर्मेशन सारी रिफ्लेक्ट होती है प्राइस के अंदर, तो तब मार्केट हम उसे बोलते हैं कि ये एफिशिएंट मार्केट है, ठीक है। फिर एफिशिएंसी के लेवल्स, वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग,
स्ट्रॉन्ग फॉर्म। वीक फॉर्म में सिर्फ पास्ट इंफॉर्मेशन है। सेमी स्ट्रॉन्ग में जो करंट इंफॉर्मेशन है पब्लिक वो भी है और पास्ट भी है। और फिर स्ट्रॉन्ग में पब्लिक इंफॉर्मेशन भी है, पास्ट भी है और प्राइवेट इंफॉर्मेशन। नहीं सर, फिर तो इसमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसीजन स्ट्रेटजी जो डेवलप करेंगे वो तो सिर्फ मैनेजमेंट वाले बातें करेंगे, हम जैसे हम लोग क्या करेंगे? तो वो यही तो बता रहा है ना कि अगर प्राइस में कोई ऐसी इकोनॉमी है, ऐसी मार्केट है जिसमें कि ये सारी इंफॉर्मेशन प्राइस के अंदर रिफ्लेक्ट हो, तो हम उस मार्केट को बोलेंगे कि उसकी एफिशिएंसी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। सर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाने के लिए रिस्क भी बढ़ता है ना सर, रिस्क भी ज़्यादा होता है ना। जैसे वीक फॉर्म में रिस्क कम, उसमें फिर से भी स्ट्रॉन्ग जरूरी मार्केट नहीं। थोड़ा क्यों? रिस्क मतलब जरूरी तो नहीं। जरूर नहीं। नहीं। ओके क्लास, लेट्स टेक 2 मिनट्स ब्रेक और फिर अगला एक दो टॉपिक्स हम पॉज करते हैं।